हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश ग्रामर। आज मैं आपको प्रोनाउन प्रैक्टिस सेट के बारे में एक्सप्लेन कराने वाला हूं कि हम सेंटेंस में सही प्रोनाउन का प्रयोग किस प्रकार से करें। तो आइए, मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन के माध्यम से चूज करना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है और उसको फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करना है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 है राम शुड डू ड्यूटी। तो यहाँ राम सब्जेक्ट है, शुड हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है और डू मेन वर्ब है। ड्यूटी यहाँ पर नाउन है और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, जबकि हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस में है और इसका पजेसिव एडजेक्टिव है हिज। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा हिज। राम शुड डू हिज ड्यूटी। तो यहाँ अपन को क्या भरना होगा? हिज। तो इसका सही आंसर होगा हिज। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। वन शुड डू ड्यूटी। सेम एक जैसे क्वेश्चन लिए हैं। इसका सब्जेक्ट राम जो थर्ड पर्सन था और इसका सब्जेक्ट है वन, और वन का पजेसिव एडजेक्टिव वंस होता है, इसलिए यहाँ पर हम वंस का यूज करेंगे। वन शुड डू वंस ड्यूटी। तो आंसर होगा वंस, क्योंकि हिज नहीं आ सकता। सॉरी, यहाँ ऑप्शन गलत हो गया है। सॉरी, सही है। यहाँ हिज प्रयोग नहीं होगा, वंस यूज होगा, क्योंकि वन के लिए वंस और ही के लिए हिज का प्रयोग करते हैं। तो अब आपकी समझ आ गया होगा कि ही का पजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है और वन का पजेसिव एडजेक्टिव वंस होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखें। दीज बुक्स आर। दीज बुक्स प्लूरल नंबर है, दीज यहाँ एडजेक्टिव है और बुक्स जो है नाउन है। नाउन को मॉडिफाई करने वाले एडजेक्टिव ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो दीज बुक्स ये पुस्तकें, आर इसके बाद फॉर, और फॉर एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मी होगा, क्योंकि आई तो सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में होता है मी। आई सब्जेक्टिव केस होता है, मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसलिए यहाँ हमें मी का यूज करना होगा। दीज बुक्स आर फॉर मी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखें। तो लेट इसमें मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ यू के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम एक जैसे होते, इसलिए यहाँ यू ऑब्जेक्ट के रूप में है। लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी होता है। तो यहाँ आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो इसलिए यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए? मी। क्या हो जाएगा? लेट यू एंड मी गो देयर। आई नहीं हो सकता, क्योंकि आई सब्जेक्ट की जगह यूज किया जाता है और लेट वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखें। ही लव्स यू मोर देन आई और मी। दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है कि अगर सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होता है। यहाँ ही है और ही का कंपैरिजन आई से किया गया है, क्योंकि ही सब्जेक्ट की प्लेस पर है। तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा, इसलिए यहाँ हम क्या यूज करेंगे? आई, क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस में है। तो इसका आंसर होगा आई। ही लव्स यू मोर देन आई।
तो यहाँ आंसर क्या होगा, आई आंसर होगा इसमें। इसके बाद 6 में देखें, यहाँ आपको ही लव्स यू मोर देन मी और आई। अब यहाँ यू ऑब्जेक्ट की जगह पे है और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ हम मी का यूज करेंगे क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। यहाँ कहने का आशय है यू और मी के बीच कंपैरिजन है, और 5 नंबर में ही और आई के बीच कंपैरिजन। तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन होता है और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से। यहाँ ही से कंपैरिजन किया गया है तो यहाँ आई आया, और यहाँ यू से कंपैरिजन किया गया है तो मी आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, एवरी चेयर एंड एवरी टेबल। तो ये ध्यान रखना, जब सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट की जगह हो उसके आगे ईच या एवरी लगा हो और वो एंड से जुड़े हुए हैं, तो ईच चेयर एंड ईच टेबल तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाते हैं। और सिंगुलर नंबर है तो उसके अकॉर्डिंग हमें सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ देखिए वर्ब भी सिंगुलर नंबर में यूज की गई है, और जब सिंगुलर वर्ब है तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा। तो ईच चेयर एंड ईच टेबल के लिए इट्स का प्रयोग होगा। इट्स जो है इसका इट्स प्लेस, क्योंकि प्लेस नाउन है और नाउन का पजेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स, तो इसको प्लेस को मॉडिफाई करने के लिए, इसकी विशेषता बताने के लिए इट्स का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों अजीवित वस्तुएं हैं और दोनों के आगे एवरी का यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, सीता और गीता। जब सीता और गीता दो सिंगुलर नाउन हों और से जुड़े हों, आइदर और से जुड़े हों, नाइदर नॉर से जुड़े हों, तो अगर दोनों सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट की जगह है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी, और सिंगुलर होने के कारण उसका प्रोनाउन भी सिंगुलर नंबर में यूज किया जाएगा। लेकिन यहाँ हर और दियर लिखा हुआ है, यहाँ दोनों सिंगुलर नंबर हैं, तो सिंगुलर नंबर और फेमिनिन जेंडर के लिए सी का प्रयोग किया जाता है, और सी का पजेसिव एडजेक्टिव होता है हर, क्योंकि यहाँ नाउन दिया गया है वर्ग, तो इसलिए यहाँ हर का प्रयोग किया जाएगा। सीता और गीता हैज डन हर वर्क, क्योंकि यहाँ दोनों सिंगुलर नंबर है। आइदर मोहन और हिज ब्रदर्स, ये ध्यान रखना, जब आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हैं और पहला नाउन सिंगुलर नंबर है, दूसरे नंबर का नाउन यदि प्लूरल नंबर है, तो दूसरे नाउन के अकॉर्डिंग जो प्लूरल नंबर है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है तथा उसी के अकॉर्डिंग उसके प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो यहाँ हिज ब्रदर्स प्लूरल नंबर है और प्लूरल नंबर का पजेसिव एडजेक्टिव होगा दियर, तो यहाँ इसका आंसर होगा दियर। आइदर मोहन और हिज ब्रदर्स हैव लेफ्ट दियर बुक। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, आई नेवर एब्सेंटेड। तो ये ध्यान रखना है, जहाँ भी हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि मैं स्वयं, तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, चाहे वो एब्सेंट हो, एंजॉय हो, रिवेंज हो, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे आई फर्स्ट पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है, मी तो इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म है तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा माई सेल्फ। आई नेवर एब्सेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम द क्लास। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, सी मस्ट, इसी से रिलेटेड है, जैसे 10 नंबर मैंने आपको बताया सी से रिलेटेड है।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसमें भी यूज किया जाएगा, क्योंकि सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हर सेल्फ, और हर होता है इसका ऑब्जेक्ट और पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ सी मस्ट अप्लाई, क्योंकि इसमें ट्रांजिटिव वर्ब अप्लाई दी गई है और इसके अकॉर्डिंग अब उनको यहाँ पर हर सेल्फ का प्रयोग करना होगा। सी मस्ट हर सेल्फ अप्लाई टू हर स्टडीज। तो ये ध्यान रखना है, हर सेल्फ यूज होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, दिस इज द पेन। अब ये यहाँ ध्यान रखना है, हमारा एंटीसीडेंट पेन है, जो कैसा है, नॉन लिविंग थिंग्स है। और जब एंटीसीडेंट नॉन लिविंग थिंग्स हो और उसे रिलेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हम विच का यूज करते हैं, क्योंकि हु का प्रयोग लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है, इसलिए इसका रिलेटिव प्रोनाउन होगा विच। दिस इज द पेन विच हैज़ बीन बॉट बाई हर। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, इसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, तो ऑफ जो है सिलेक्शन बताता है, तो बेस्ट अच्छी किताबों में से यह किताब। तो इसके लिए अपन को जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, और नॉन लिविंग थिंग्स को रिलेट करने के लिए हम विच का यूज करते हैं, क्योंकि हु तो लिविंग थिंग्स के लिए आता है, इसलिए इसमें जो है रिलेटिव प्रोनाउन विच यूज होगा। तो हो जाएगा, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स विच हैव बीन रिटन दिस ईयर। अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखें, दिस इज द सेम मैन। ये ध्यान रखना, मैंने रिलेटिव प्रोनाउन के एक वीडियो में आपको डिटेल एक्सप्लेन कराया है कि जब नाउन से पहले सेम लिखा हो, सच लिखा हो, और यदि हमारा नाउन लिविंग थिंग्स है तो दैट से जोड़ा जाता है, उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज किया जाता है, क्योंकि सेम के साथ दैट और सच के साथ दैट अगर नाउन हमारा लिविंग थिंग्स है, और यदि नॉन लिविंग थिंग्स है तो एज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमारे ऑप्शन में दैट और हु दिया गया है, तो सेम के साथ तो दैट यूज किया जाता है, क्योंकि मैन एक लिविंग थिंग्स है, तो इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करेंगे। हो जाएगा, दिस इज द सेम मैन दैट केम टू मी यस्टरडे। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि जहाँ सेम दिया गया हो इसके बाद नाउन यानी कि उसका एंटीसीडेंट, तो सेम के साथ दैट का यूज किया जाता है, ना तो इसके साथ हम हु का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही विच का प्रयोग कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखें, व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ गया। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि ये एक प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम देखें इसमें डू हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है और थिंक वर्ब है। तो जब इसमें सब्जेक्ट दिया गया है तो ऑब्जेक्ट को रिलेट करेगा, और ऑब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए काय का प्रयोग करते हैं, हुम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए हु और ऑब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए हुम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया गया है, इसलिए हु यहाँ आ नहीं सकता, इसलिए ऑब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए हम हुम का प्रयोग करेंगे। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 में देखें, आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। इज वाइज, अब इज इसमें वर्ब है और वाइज इसका एडजेक्टिव है, इसमें क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए काय का प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एंटीसीडेंट कौन सा है, ए बॉय लिविंग थिंग्स है, इसलिए सब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए हम काय का प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे। हो जाएगा, आई सा ए बॉय
हु इज वाइज, मैंने एक लड़के को देखा जो बुद्धिमान है। अब क्वेश्चन नंबर 17 में देखें, रेक्टेंगल इज वन, ब्रैकेट में ऑप्शन दिए हैं हुज और विच। तो हुज पॉजिटिव यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन है, और विच जो है ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन हुज का प्रयोग रिलेशन व्यक्त करने के लिए हम लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल के साथ करते हैं, लेकिन विच का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है और एनिमल के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ एंगल एक नाउन है, और नाउन के साथ संबंध व्यक्त करने के लिए हमें किसका यूज करना होगा, रिलेटिव प्रोनाउन हुज का प्रयोग करना होगा। तो इसका आंसर होगा हुज। क्या होगा, हुज। ए रेक्टेंगल इज वन हुज एंगल आर राइट एंगल, ये मैथ के बारे में बताया गया है। एक रेक्टेंगल होता है जिसका सभी एंगल राइट एंगल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 18 देखें, द वर्ड। तो वर्ड यानी कि ये वर्ड हुआ, इंसेक्ट हुआ, एनिमल हुआ, इन सब को रिलेट करने के लिए विच का यूज किया जाता है। और आई सा वाज ब्लैक, यहाँ देखो सब्जेक्ट दिया गया है, सब्जेक्ट दिया गया है तो ऑब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए हम विच का प्रयोग ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों को रिलेट करने के लिए करते हैं। और एनिमल हो इसका एंटीसीडेंट या नॉन लिविंग थिंग्स हो तो यहाँ हम विच का यूज करेंगे। आंसर हो जाएगा द वर्ड विच आई सा वाज ब्लैक। चिड़िया जिसको मैंने देखा वाज ब्लैक, काली थी। 19 नंबर क्वेश्चन को देखें, द पेन। अब पेन तो नॉन लिविंग थिंग्स है, और नॉन लिविंग थिंग्स को रिलेट करने के लिए हम विच का यूज करते हैं। हु का प्रयोग तो लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है, और साथ साथ हु यहाँ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट दिया गया है, वर्ब दिया गया है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, और ऑब्जेक्ट को तो सिर्फ विच रिलेट कर सकता है, हु रिलेट नहीं करता, इसलिए यहाँ हम विच का यूज करेंगे। द पेन विच आई वॉट इज गुड, पेन जो मैंने खरीदा इज गुड, अच्छा है। अब 20 नंबर में देखें, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज। यहाँ ध्यान रखना, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित रूल है कि यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे सुपरलेटिव डिग्री यूज की गई हो, ऑल का यूज किया गया हो, ओनली का यूज किया गया हो, या फिर वाट या हु क्वेश्चन वर्ड का यूज किया गया हो, सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, तो या फिर एक और रूल है, एक लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स हो, या लिविंग थिंग्स और एनिमल हो, तो ऐसी कंडीशन में इन्हें रिलेट करने के लिए ऑलवेज दैट का यूज किया जाता है। ये दैट के स्पेशल रूल हैं, इसलिए यहाँ ये ध्यान रखना है आपको। जो चीज़ें मैंने आपको बताई, यहाँ आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग, स्वीटेस्ट यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है, और इसको रिलेट करने के लिए हमें दैट का यूज करना होगा। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज, हमारे सबसे मधुर गीत आर दोज वे हैं, दैट टेल ऑफ द सैडेस्ट थॉट, तो यहाँ क्या आएगा, दैट आंसर होगा। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा। अब तो प्लीज़ अगर आपके ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हों, पसंद आ रहे हों, तो अपने मित्र दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इसके बाद नेक्स्ट हम अगली स्लाइड में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ देखो वही रूल फॉलो हो रहा है जो मैंने आपको अभी बताया
कि यदि सब्जेक्ट की जगह ऑल, नन या फिर एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, एक नाउन्स लिविंग थिंग्स हो या एनिमल हो, एंड से जुड़े हुए हों, तो इन्हें रिलेट करने के लिए ऑलवेज दैट का यूज किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, जब मैंने ये रूल बता दिया है तो ऑल के साथ हमें काय का रिलेटिव प्रोनाउन काय का यूज करना है, दैट का यूज करना है। तो आंसर हुआ ऑल दैट ही सेड वाज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 22 में देखें, नन। यहाँ भी यही बात है, नन हो, ओनली हो या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाट या हु दिए गए हों, या एक लिविंग थिंग्स एक एनिमल हो, या लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स हो, सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ और सिंगुलर नंबर हो, तो हम उन्हें रिलेट करने के लिए दैट का यूज करते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, नन लिखा हुआ है इसलिए इसको रिलेट करने के लिए दैट का यूज किया जाएगा। तो हो जाएगा नन दैट इज ऑनेस्ट शुड फियर अदर्स। अब क्वेश्चन नंबर 23 में देखें, व्हाट वाज द सीक्रेट। तो व्हाट क्वेश्चन वर्ड दिया गया है, क्योंकि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इससे पहचान हो जाती है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा है, इसका मतलब वो क्वेश्चन वर्ड है, क्योंकि ये ऐसे शब्द होते हैं जो जगह जगह अलग अलग रूप में यूज होते हैं। तो व्हाट यहाँ क्वेश्चन वर्ड है और क्वेश्चन वर्ड यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, इसलिए ये प्रश्नवाचक सेंटेंस, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको रिलेट करने के लिए दैट का यूज किया जाता है। तो यहाँ दैट हो जाएगा, व्हाट वाज द सीक्रेट दैट ही टोल्ड यू। यानी कि व्हाट वाज द सीक्रेट, रहस्य क्या था, दैट मीन्स जो, ही टोल्ड यू जो उसने तुम्हें कहा या बताया। अब क्वेश्चन नंबर 24 में देखें, मैन एंड दी डॉग। दी मैन एंड दी डॉग दोनों जो है एक लिविंग थिंग्स है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है। तो अभी मैंने आपको रूल बताया कि लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स एंड से जुड़े हुए हों तो उन्हें रिलेट करने के लिए हमें दैट का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा दैट, उसका हम यूज करेंगे। तो हो जाएगा, द मैन एंड द डॉग दैट लिव्ड हियर वर ईटन अप बाय ए लायन। व्यक्ति और कुत्ता जो यहाँ रहते थे, वर ईटन अप बाय ए लायन, एक शेर द्वारा खा लिए गए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में देखें, मोहन एंड सोहन। मोहन एंड सोहन ये दो नाउन हैं जो एंड से जुड़े हुए हों, और सब्जेक्ट की जगह जब दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों तो उनको रिलेट करने के लिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये एक स्पेशल रूल होता है कि दो के लिए, दो से संबंध बताने के लिए ईच अदर और दो से अधिक के लिए वन एंड अदर का यूज किया जाता है। यहाँ टू पर्सन है, मोहन एंड सोहन, तो टू को से रिलेट करने के लिए हम ईच अदर का यूज करेंगे। दो के बीच संबंध बताने के लिए ईच अदर, यानी कि मोहन और सोहन ईच अदर एक दूसरे की मदद करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ भी इसी से रिलेटेड है, ऑल मैन शुड लव। तो ऑल मैन का मतलब है दो से अधिक है, सभी व्यक्ति, शुड सभी व्यक्तियों को चाहिए, लव मीन्स प्यार करना, किससे, एक दूसरे से, क्योंकि दो के लिए ईच अदर और दो से अधिक के लिए वन एंड अदर, तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। तो दो के लिए इसका यूज ईच अदर किया जाता है और दो से अधिक के लिए वन एंड अदर यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 27 में देखें, ही कैन डू, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। जब सेंटेंस में
एंटीसीडेंट ना हो, विदाउट एंटीसीडेंट हो, तो विदाउट एंटीसीडेंट को मॉडिफाई करने के लिए सिर्फ वाट का यूज करते हैं, क्योंकि वाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो विदाउट एंटीसीडेंट के यूज किया जाता है। जब हमारा एंटीसीडेंट अनुपस्थित हो, न दिया गया हो, तो उसे रिलेट करने के लिए सिर्फ वाट का यूज किया जाता है। तो ही कैन डू वाट ही लाइक्स, ही कैन डू, वह कर सकता है, वाट ही लाइक्स, जो वह चाहता है, वह कर सकता है जो वह चाहता है। इसमें एंटीसीडेंट नहीं दिया गया है, बल्कि वाट से एंटीसीडेंट के बारे में जानकारी दी जाती है। अब इसी से रिलेटेड देखो, कंपैरिजन करके मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इसमें मैंने साथ साथ दूसरा एग्जाम्पल दिया है, ही कैन डू एनीथिंग। इसमें एनीथिंग मैंने एंटीसीडेंट ऐड कर दिया है, और जब इसके अंदर एंटीसीडेंट है तो हम इसके साथ वाट का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि विदाउट एंटीसीडेंट वाट का यूज किया जाता है, और अगर एंटीसीडेंट है तो फिर हम दैट का यूज नहीं करते। ऐसी कंडीशन में हम वाट का यूज नहीं कर सकते, ऐसी कंडीशन में हम दैट या विच का यूज करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दैट दिया गया, इसलिए यहाँ हम दैट का यूज करेंगे। तो हो जाएगा ही कैन डू एनीथिंग दैट ही लाइक्स। यहाँ बहुत ही कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है, आप ध्यान रखना, इसलिए मैंने दोनों को पास पास रख के आपको एक्सप्लेन कराया कि अगर एंटीसीडेंट अनुपस्थित है, एंटीसीडेंट नहीं दिया गया है, तो वाट का यूज करिए, और दिया गया है तो दैट का यूज करिए। ऐसी स्थिति में अगर यहाँ वाट और विच ऑप्शन दिया होता तो हम वहाँ विच का यूज करते, क्योंकि ऐसी स्थिति में हम दैट और विच में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं जब एंटीसीडेंट दिया गया हो। अब आइए 29 पर, इट इज ही मैंने मुंह से बोल ही दिया, ही इसलिए आएगा क्योंकि इज जो है इनकम्प्लीट वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब होती है उसका कॉम्प्लीमेंट होता है सब्जेक्टिव केस में, अर्थात नॉमिनेटिव केस में, और इसका नॉमिनेटिव केस है ही और ऑब्जेक्टिव केस है हिम। तो इसीलिए यहाँ किसकी ज़रूरत है, नॉमिनेटिव केस की ज़रूरत है, सब्जेक्ट की ज़रूरत है, सब्जेक्ट है यहाँ ही। तो इट इज ही हु शुड बी टर्नेड आउट, ये यहाँ ध्यान रखना, इसमें ज़्यादातर चूक हो जाती है, नहीं तो हिम यूज कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। वैसे ज़्यादातर अभी लोग जो है बोलचाल की भाषा में यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में भी यूज करते हैं, लेकिन वो ग्रामेटिकली दृष्टिकोण से गलत है, यहाँ ही सही है। अब देखिए, इस टाइप का मैं क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। सच स्टूडेंट्स और लिविंग थिंग्स है, और इसके पहले सच लगा हुआ है, तो हमने आपको बताया रूल में कि सच प्लस नाउन, तो उसके साथ हमें दैट का यूज करना है, या फिर सेम लिखा हो, नाउन लिखा हो, तो उसके बाद हमें दैट का यूज करना है, और अगर नॉन लिविंग थिंग्स है तो एज का प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखना, यहाँ दोनों, उसमें भी हमने लिविंग थिंग्स यूज किया है, इसमें भी लिविंग थिंग्स यूज किया है, इसलिए इसके साथ हमें दैट का यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसके लिए ऑप्शन दिया था हु, और ऐसा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, अगर सिंगल स्टूडेंट होता तो आप हु का यूज कर सकते थे, लेकिन इसके पहले सच लगा हुआ है या सेम लगा होता, तो ऐसी स्थिति में हमें दैट का यूज करना होगा। ध्यान रखना, ऐसी स्थिति में हमें दैट का यूज करना होगा। सच स्टूडेंट्स दैट वर्क हार्ड सक्सेस, इस प्रकार के विद्यार्थी जो कठिन परिश्रम करते हैं सफल होते हैं। तो गाइज, ये मैंने आपको 10 क्वेश्चन इस स्लाइड में एक्सप्लेन कराए, ये आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड आपको बताता हूँ, जिसमें क्वेश्चन 21 से
31 से 40 तक दिए गए 10 क्वेश्चन है इस स्लाइड में। तो आइए शुरू करते हैं। ही रिवेंजेड, इस टाइप का मैं आपको रूल बता चुका हूँ कि जब ट्रांजिटिव वर्ब दिया गया हो, ही सब्जेक्ट है, रिवेंजेड ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका रिफ्लेक्सिव, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें यूज करना है। तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हिमसेल्फ। अब आप कहेंगे कि इसमें हिज क्यों नहीं आ सकता? हिज आता यदि इसके बाद कोई नाउन लिखा होता, तो उसको मॉडिफाई करने के लिए हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज कर देते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, इसलिए ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिम, तो हो जाएगा ही रिवेंजेड हिमसेल्फ अपॉन मी। अब क्वेश्चन नंबर 32 में देखें। द ओनली थिंग इज, देखो ये रूल मैं अभी आपको बता चुका हूँ। इस टाइप के ये दोनों क्वेश्चन हैं 32 और 33। ओनली द थिंग, तो ओनली लिखा हो, ऑल लिखा हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया हो, तो हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं? दैट करते हैं। और हु यहाँ क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इसकी जगह सब्जेक्ट और वर्ब दोनों दिए गए हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए ये रूल भी फॉलो हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ दैट का यूज करेंगे। हु तो किसी भी कीमत पे यहाँ यूज नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ अगर सब्जेक्ट ना होता तो हम मान भी लेते कि यहाँ हु का यूज कर सकते थे, और वो भी ओनली थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स दिया गया, हु तो किसी भी कीमत पे नहीं आ सकता। आप 33 में देखें, दिस इज द बेस्ट गर्ल। अब गर्ल के आगे क्या लिखा है? दी बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री दी गई है, हमने आपको रूल बताया सुपरलेटिव डिग्री दी गई है, तो हम फिर दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो यहाँ हु दिया गया है ऑप्शन में और दैट दिया गया है, तो हमें कौन सा यूज करना होगा? दैट। तो आंसर होगा हमारा दैट। दिस इज द बेस्ट गर्ल दैट हेल्प मी। या इससे मत देख लेना कि गर्ल लिविंग थिंग्स है, इसके पहले क्या लगा हुआ है? सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई, इसलिए यहाँ हम हु का यूज नहीं कर सकते। ये बिल्कुल कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो आपको लगेगा कि हम हु का यूज कर सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री दी गई, इसलिए यहाँ दैट का यूज करें। अब 34 में देखें, इंदौर इज द प्लेस। तो ये ध्यान रखना, चाहे प्लेस नाउन को जो है मॉडिफाई करना हो, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल, इनके लिए हमें रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज करना होगा। हु का यूज तो इसमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सब्जेक्ट और वर्ब दिए गए हैं, इसलिए यहाँ विच का यूज करेंगे। हो जाएगा इंदौर इज द प्लेस विच आई लाइक मोस्ट। इंदौर इज द प्लेस, इंदौर स्थान है, कौन सा स्थान? विच आई लाइक मोस्ट, जो मुझे बहुत पसंद है। 35 में देखें, आई सॉ द कैट, वेरी इजी, ये तो है क्योंकि कैट एनिमल है। अभी हमने आपको बताया कि एनिमल दिया गया हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, तो उनको रिलेट करने के लिए विच का यूज किया जाता है, चाहे वो सब्जेक्ट को मॉडिफाई करना हो या ऑब्जेक्ट को। यहाँ भले ही सब्जेक्ट को मॉडिफाई किया जा रहा है, लेकिन यहाँ हम विच का प्रयोग करेंगे, क्योंकि विच सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों को मॉडिफाई करता है, लेकिन इसका एंटेसिडेंट पे डिपेंड करता है। एंटेसिडेंट अगर नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल है तो रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज करेंगे। हो जाएगा आई सॉ द कैट विच वाज ब्यूटीफुल। आप 36 में देखें, ही इज द बॉय। अब यहाँ ये आपको बहुत ध्यान से देखना, ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, और दी बॉय। अब दी बॉय लिविंग थिंग्स है, और लिविंग थिंग्स सब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए हु और ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए हुम का यूज किया जाता है। अब सब्जेक्ट तो ऑलरेडी इसमें दिया गया है,
और वर्ब दी गई है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए हम काय का प्रयोग करेंगे, इसे रिलेट करने के लिए whom का यूज करेंगे। हो जाएगा ही इज द बॉय whom यू मेट। अब क्वेश्चन नंबर 38 में देखें, दिस बुक इज। अब यहाँ बुक के आगे क्या लगा है, दिस, और दिस यहाँ क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो बुक की विशेषता बता रहा है। यह है पुस्तक। अब यहाँ कंपैरिजन किया गया है, तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है तो दिस बुक। अब दिस बुक का कंपैरिजन यह किताब और वह किताब, तो दिस बुक या हु आएगा इसमें, ठीक है। आई सा ए बॉय हु इज वाइज। अब क्वेश्चन नंबर 38 देख लें, दिस बुक इज मोर कॉस्टली। यह किताब, मोर मीन्स अधिक, कॉस्टली मानी कीमती है, देन मीन्स से या अपेक्षा, योर्स बुक यानी कि योर बुक या योर्स का मतलब होता है योर बुक, और योर का मतलब है तुम्हारी केवल। तो ये तो पजेसिव एडजेक्टिव है और ये सिंगल आ नहीं सकता, और इसमें ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन यूज होगा, यहाँ पर प्रोनाउन होगा योर्स, जिसके साथ बुक भी शामिल है। योर्स का मतलब है तुम्हारी पुस्तक। तो ये समझ में आ गया, यह पुस्तक और तुम्हारी पुस्तक दो के बीच उसकी कॉस्ट का कंपैरिजन किया गया है। दिस बुक इज मोर कॉस्टली देन योर्स। यह किताब अधिक कीमती है अपेक्षा तुम्हारी किताब के। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 में देखें, हियर इज ए स्मॉल बेबी। स्मॉल बेबी, अभी मैंने आपको इसके बारे में कुछ क्वेश्चन दिए थे कि एनिमल दिया गया हो, स्मॉल बेबी दिया गया हो, नॉन लिविंग थिंग्स दिया गया हो, तो यहाँ तो मैंने आपको क्या बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन का, लेकिन यहाँ पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन इट का प्रयोग कब किया जाता है, इंसेक्ट के लिए, स्मॉल एनिमल के लिए, बेबी के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, वो भी सिंगुलर नंबर में हो। तो यहाँ स्मॉल बेबी के लिए हम इट पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। हियर इज ए स्मॉल बेबी, यहाँ एक छोटा बच्चा है। इट इज क्राइंग, यह रो रहा है। तो यहाँ इट का प्रयोग होगा, सी का प्रयोग नहीं होगा। नहीं आप सोचें कि हम सी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बेबी एक न्यूटर जेंडर आ जाता है ना, तो ये जो है मैस्कुलिन है ना ही फेमिनिन है, बीच में कॉमन आ जाता है, जैसे फ्रेंड, चाहे वो स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग, तो इसके लिए इट का प्रयोग किया जाएगा। ही इज एज गुड, यहाँ जैसे ऊपर मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया था, ऐसे यहाँ भी कंपैरिजन किया गया है। यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सेम कंपैरिजन होता है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से होता है। यहाँ सब्जेक्ट का कंपैरिजन किया जा रहा है। ही इज एज गुड, वह उतना ही अच्छा है जितना कि मैं, आई। तो यहाँ क्या होगा, आई का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखना। ही इज एज गुड एज आई, मी तो हो नहीं सकता, ध्यान रखना, क्योंकि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, ये कंपैरिजन का रूल है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होता है। तो गाइस ये मैंने आपको 10 क्वेश्चन 31 से 40 तक एक्सप्लेन कराए, आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक दो बार अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। अगर फिर भी आपकी समझ में नहीं आता तो मैंने एक प्रोनाउन से रिलेटेड कंप्लीट कंसेप्ट करके प्रोनाउन का एक वीडियो डाला है और उसमें सारे रूल फॉलो किए गए हैं।
अगर आप उसको अच्छे से देख लेंगे फिर आपको प्रोनाउन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और यदि आप कंपटीशन लेवल की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो सभी प्रकार की कंपटीशन के लिए, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो या सीजीएल हो, सभी के लिए आपको बहुत ही उपयोगी साबित होगी। और अभी मैं फिल इन द ब्लैंक्स या चूज द करेक्ट ऑप्शन करके आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद जो वीडियो में डालूँगा, जो नेक्स्ट आपका आएगा वो आपका एरर डिटेक्शन आएगा, जिसमें ABCD 4 आपको ऑप्शन होंगे, उसमें आपको चूज करना होगा कि इसमें कौन से ऑप्शन में मिस्टेक है और उसे हम करेक्ट करते हैं। तो आइए नेक्स्ट इसके आगे हम देखते हैं 41 में। तो 41 में हम देखें आई लाइक। अब यहाँ ध्यान रखना, आई सब्जेक्ट हुआ, लाइक इसका वर्ब हो गया, और यहाँ हिम ऑब्जेक्ट फॉर्म दिया गया है और हिज पजेसिव एडजेक्टिव दिया गया है, लेकिन इसके बाद लिखा हुआ है कमिंग। अब कमिंग आप देखें तो यहाँ ये वर्ब तो हो नहीं सकती, क्योंकि वर्ब होती तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आगे लगी होती। इसलिए यहाँ ये एक जीरंड है, और जीरंड का काम क्या होता है? नाउन का काम करना। जीरंड नाउन का काम करता है, और जब नाउन का कार्य करता है तो नाउन से रिलेट करने के लिए या नाउन के बारे में संबंध या अधिकार व्यक्त करने के लिए हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ हिम आ नहीं सकता, क्योंकि हिम तो ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, और पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हिज। तो समझ में आ गया। अगर यहाँ पे ये कमिंग नहीं होता तो हम हिम लिख सकते थे, लेकिन कमिंग यहाँ एक नाउन आ गया, और नाउन को जो है से रिलेट करने के लिए, इसका संबंध बताने या अधिकार बताने के लिए हम हिज का यूज करते हैं, जैसे इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी लेवल का है, क्योंकि यहाँ तो हमने जीरंड का यूज किया जो नाउन का कार्य करता है, तो यहाँ ये एक डुप्लीकेट नाउन है, लेकिन यहाँ पर हम दूसरे नंबर में ले रहे हैं ओरिजिनल नाउन है जो बुक, पुस्तक। तो दिस इज माई और मी और बुक, तो दो ऑप्शन है इसमें। तो हमने आपको बताया कि यदि नाउन दिया गया है तो हम पजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे। मी तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में, मी आ नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पर हम काय का प्रयोग करेंगे? माई का प्रयोग करेंगे। आंसर हो जाएगा दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। अब क्वेश्चन नंबर 43 में देखें, इस टाइप के ये दोनों क्वेश्चन सेम है। इट इज, इट के बाद इनकम्प्लीट वर्ब इज दिया गया है, तो इनकम्प्लीट इज का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नॉमिनेटिव केस होता है, और इसका ही नॉमिनेटिव केस है और हिम ऑब्जेक्टिव केस है। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इनकम्प्लीट वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता है नॉमिनेटिव केस में, तो इसलिए हमें काय का यूज करना होगा? नॉमिनेटिव केस ही का यूज करना होगा। तो इट इज ही हु इज गिल्टी। अब क्वेश्चन नंबर 44 में देखें, इट इज ही, सॉरी इट इज आई या मी। तो यहाँ भी ध्यान रखना है कि पर्सनल प्रोनाउन में नॉमिनेटिव केस आई होता है और ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो इट इज जो है इनकम्प्लीट वर्ब है। इनकम्प्लीट वर्ब का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नॉमिनेटिव केस में होता है, तो नॉमिनेटिव केस इसका आई है, तो यहाँ हमें आई का यूज करना होगा। तो इट इज आई हु हेल्प हिम। आ गया आपकी समझ में? दो क्वेश्चन मैंने इससे रिलेटेड दिए हैं, पहले भी मैं एक आध क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करा चुका हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में। क्वेश्चन नंबर 45 में हम देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, क्योंकि इसमें हम अक्सर गलती कर बैठते हैं कि ये एक रूल है पर्सनल प्रोनाउन का, जो 2, 3, 1 सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, जब तीनों सब्जेक्ट की जगह एक साथ आते हैं तो इनका जो रखने का जो ऑर्डर होता है वो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन होता है। तो ये तो इससे रिलेटेड अगर आता है आपका, तो आपको ध्यान रखना है 2, 3, 1 फॉलो करना है। अब बात यहाँ पर आती है कि इससे रिलेटेड हम जो है
प्रोनाउन कैसे यूज करें, क्योंकि वर्ब भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है, ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसके साथ वर्ब है का यूज किया गया है। अब इनके लिए प्रोनाउन हम क्या यूज करें, तो ये ध्यान रखना है हमें, क्योंकि इसके आगे मी ऑब्जेक्ट आ नहीं सकता। अबर आएगा, अब अबर क्यों आया, जब दो नाउन या प्रोनाउन में से जो सब्जेक्ट की जगह है और एंड से जुड़े हुए हैं, एक सेकंड पर्सन और एक फर्स्ट पर्सन है, तो इसमें प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, फर्स्ट पर्सन को प्रायोरिटी दी जाएगी। और फर्स्ट पर्सन की अकॉर्डिंग टू, यानी कि फर्स्ट पर्सन आई होता है और बी होता है, आई सिंगुलर नंबर होता है, बी प्लूरल नंबर होता है, तो यहाँ टू पर्सन है तो टू के लिए प्लूरल नंबर यूज किया जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा योर। क्या हो जाएगा, यू एंड आई हैव डन आवर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। तुम और मैं, हैव डन अच्छा करते, तुमने और मैंने अच्छा किया है, किसमें, आवर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में, हमें अपनी परीक्षा में अच्छा करना है। अब 46 में देखें, हिज एफर्ट्स, तो एफर्ट्स जो है नाउन है और हिज इसका पजेसिव एडजेक्टिव है। और कंपैरिजन के लिए अभी हम आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन समझा चुके हैं कि अगर हमारा हिज एफर्ट्स लिखा हुआ है, इसके लिए पजेसिव एडजेक्टिव दिया गया है और नाउन दिया गया है, तो उसका हम पजेसिव प्रोनाउन से कंपैरिजन करेंगे। यहाँ इसमें योर पजेसिव एडजेक्टिव है, तो हम एडजेक्टिव से तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, कंपैरिजन करना है तो हमें प्रोनाउन से करना है। और यहाँ आशय भी स्पष्ट हो जाएगा कि हिज एफर्ट उसका प्रयत्न, और योर्स यानी कि तुम्हारा प्रयत्न। अगर योर एफर्ट्स लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन इसके लिए प्रोनाउन योर्स का यूज करेंगे, जिसमें तुम्हारा प्रयत्न, योर एफर्ट्स दोनों शामिल है, तो इसलिए इसमें काय का यूज किया जाएगा, योर्स का, क्योंकि ये प्रोनाउन है। अब क्वेश्चन नंबर 47 में देखें, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, इस टाइप का शायद मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करा चुका हूँ कि जब दो सिंगुलर नाउन, उनसे पहले एवरी या ईच का प्रयोग किया गया और वो एंड से जुड़े हुए हों, ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइनेड टू डू हिज और दियर बेस्ट फॉर द ग्लोरियस प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कॉलेज। यहाँ ध्यान रखना, ईच टीचर एंड ईच स्टूडेंट, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर होगा, और इसीलिए इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर नंबर यूज की गई है। और जब सिंगुलर नंबर है तो इसका पजेसिव एडजेक्टिव ये होगा, सिंगुलर नंबर यूज किया जाएगा, क्या आ जाएगा, हिज। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइनेड टू डू हिज बेस्ट फॉर द ग्लोरियस प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कॉलेज। तो अब आपकी समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 48 में देखें, यहाँ नाइदर, आइदर ये सिर्फ दो के लिए यूज किए जाते हैं, और नन ये दो से अधिक के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ ध्यान रखना हमें कि यहाँ हम नाइदर का यूज करेंगे, नन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नन का यूज दो से अधिक के लिए किया जाता है और सिर्फ दो के लिए, और सिलेक्शन भी ऑफ लगा हुआ है। सिलेक्शन बताने के लिए हम आइदर नाइदर का यूज करते हैं, तो इसलिए हम नाइदर का यूज करेंगे। नाइदर ऑफ टू प्रिंसिपल हैज बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज, यानी कि दोनों प्रिंसिपलों में से एक भी
हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल, यानी कि कॉलेज की अच्छी से देखभाल नहीं करते, कर रहे हैं, लुकिंग लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 4, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर यहाँ पे 4 लिखा होता, 5 लिखा होता, 3 लिखा होता तो हम यहाँ पर नन का यूज कर सकते थे, लेकिन ओनली 2 लिखा है तो यहाँ सिर्फ हम नाइदर या नॉर का यूज कर सकते हैं। यहाँ नाइदर का प्रयोग करना है क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं, इसलिए नाइदर का ही यूज करें। अब क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ वही चीज़ है, इस टाइप का मैं आपको रूल फॉलो करना बता चुका हूँ कि जब सब्जेक्ट की जगह पे ऑल लिखा हो, ओनली लिखा हो, और या फिर एक लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स या लिविंग थिंग्स, एनिमल एंड से जुड़े हुए 2 नाउन हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जो व्हाट या हाउ से शुरू हुआ हो, तो ऐसे नाउन को रिलेट करने के लिए हम काय का यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। और यहाँ यह एक प्रोवर्ब टाइप का है कि ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ग्लिटर्स यानी कि पीले रंग की चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। अब क्वेश्चन नंबर, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 50 में हम देखते हैं, ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ही इज द सेम मैन, इस टाइप का भी मैं आपको सर्च करके आपको बता चुका हूँ कि जब नाउन से पहले सेम लिखा है तो हमें नाउन अगर हमारा लिविंग थिंग्स है तो हमें दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना होगा। ध्यान रखना आपको, सेम नाउन से पहले लगा हुआ है और सेम के साथ ऑलवेज दैट आता है, इसलिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। हो जाएगा ही इज द सेम मैन दैट सपोर्टेड मी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 51 लास्ट स्लाइड है ये। आप 51 में देखें, प्लीज टेल हिम ही, तो यहाँ प्लीज टेल, ये टेल वर्ब है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो प्लीज टेल हिम, इसमें क्या आएगा, हिम आएगा। और इसके बाद ये सेकंड सेंटेंस है, आई मी हैव, तो हैव हेल्पिंग वर्ब है तो इसके आगे सब्जेक्ट आई होना चाहिए, तो यहाँ आएगा आई। तो प्लीज टेल हिम आई हैव ऑब्टेनेड ए डिग्री इन केमिस्ट्री। तो ये आपकी समझ में आ गया कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये अदर वर्ड है तो हेल्पिंग वर्ब के आगे सब्जेक्ट आना चाहिए, तो इसलिए यहाँ आई आएगा। हो जाएगा प्लीज टेल हिम और आई हैव ऑब्टेनेड ए डिग्री इन केमिस्ट्री। अब क्वेश्चन नंबर 52 में देखें, श्रेया हैज ए कैट, श्रेया के पास एक बिल्ली है। इसके बाद दूसरा सेंटेंस दिया गया है तो लाइक्स वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट होना चाहिए सी, तो श्रेया का प्रोनाउन होगा सी। श्रेया हैज ए कैट, सी लाइक्स टू प्ले विथ, वह इसके साथ खेलना पसंद करती है, किसके साथ, कैट के साथ, तो कैट का प्रोनाउन इट होगा। क्या होगा, इट। तो श्रेया हैज ए कैट, सी लाइक्स टू प्ले विथ इट, क्योंकि यहाँ विथ जो है प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ हिम क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ जो है मैस्कुलिन जेंडर का ही है नहीं, श्रेया भी फेमिनिन जेंडर में है, इसका प्रोनाउन सी होता है, इसलिए यहाँ कैट के लिए इट आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 53 में देखें, माई अंकल
वर्क्स इन ए फैक्ट्री। माई अंकल मेरे चाचा जी वर्क्स मीन्स काम करते हैं इन ए फैक्ट्री एक फैक्ट्री में। और इसके बाद सेकंड सेंटेंस है तो यहाँ सब्जेक्ट आना चाहिए क्योंकि मेन वर्ब तो दी गई है। तो माई अंकल का प्रोनाउन होगा ही, क्योंकि जब सेंटेंस में एक ही व्यक्ति के बारे में बार बार बात कही जाती है तो एक जगह उसका नाउन दूसरी जगह उसके जगह प्रोनाउन यूज किया जाता है। तो यहाँ अंकल का प्रोनाउन सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा नॉमिनेटिव केस ही। तो माई अंकल वर्क इन ए फैक्ट्री ही सेज, वह कहते हैं, अंकल एक फैक्ट्री में काम करते हैं, वह कहते हैं, क्या कहते हैं कि इज ए नॉइजी प्लेस। तो कौन सा नॉइजी प्लेस है, फैक्ट्री, जहाँ फैक्ट्री लगी है वो नॉइजी प्लेस है। तो इट आएगा, फैक्ट्री के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, इट। और ये सब्जेक्ट है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है मेन वर्ब इसमें, तो इसलिए इसका सब्जेक्ट होगा इट। और जो फैक्ट्री का प्रोनाउन है तो यहाँ हो जाएगा माई अंकल वर्क्स इन ए फैक्ट्री ही सेज, ये ही सब्जेक्ट है, सेज वर्ब है। अब यहाँ इज वर्ब है तो यहाँ सब्जेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ इट आ जाएगा। तो इट इज ए नॉइजी प्लेस। मेरे अंकल एक फैक्ट्री में काम करते हैं, वह कहते हैं कि यह एक नॉइजी प्लेस है। शोरगुल युक्त स्थान है। अब क्वेश्चन नंबर 54 में देखें, यू मस्ट एक्सप्लेन। अब एक्सप्लेन कैसा है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, योरसेल्फ, क्योंकि योर्स तो इसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यू का योरसेल्फ, तुम स्वयं, यू मस्ट एक्सप्लेन योरसेल्फ मोर क्लियरली। तो तुम्हें चाहिए, एक्सप्लेन मीन समझाना, स्वयं, तुम्हें स्वयं समझाना चाहिए, मोर क्लियरली और स्पष्ट और अच्छे से। अब इसके बाद 55 में देखें, दिस इज समथिंग। समथिंग नथिंग ये नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं और इनके लिए प्रोनाउन विच का यूज किया जाता है, क्योंकि हु का प्रयोग लिविंग थिंग्स के लिए होता है और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हम काय का प्रयोग करेंगे, विच का यूज करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन होना चाहिए विच। तो दिस इज नॉट समथिंग विच वी लाइक टू डू। तो यहाँ आंसर होगा विच। इसके बाद 56 में देखें, वन मस्ट डिफेंड। तो वन सब्जेक्ट है, मस्ट हेल्पिंग वर्ब है और डिफेंड वर्ब है मेन वर्ब। इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ, वन का वन सेल्फ, दे का देम सेल्फ, यू का योर सेल्फ। इस प्रकार से ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते हैं। तो यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वन सेल्फ। यू मस्ट डिफेंड वन सेल्फ अगेंस्ट बुली। अब क्वेश्चन नंबर 57 में देखें, दी बॉय फादर इज ए डॉक्टर इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो इज का सब्जेक्ट है दी बॉय और इसमें फादर का पजेसिव केस होना चाहिए, क्योंकि फादर और बॉय के बीच है रिलेशन, संबंध। और रिलेशन व्यक्त करने के लिए, संबंध व्यक्त करने के लिए, अधिकार व्यक्त करने के लिए हुज का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए होम, लेकिन पजेसिव केस में हम हुज का प्रयोग करते हैं, हुज पजेसिव प्रोनाउन। अब क्वेश्चन नंबर 58 में देखें,
लड़का जिसके पिता इज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर है, इज माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा अच्छा मित्र है, सबसे अच्छा मित्र। 58 में दें द थीफ, तो थीफ कोई व्यक्ति होगा। दे कॉच, उन्होंने पकड़ा, तो सब्जेक्ट तो ऑलरेडी इसमें है ही, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और वाज का सब्जेक्ट दी थीफ है, तो फिर इसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, हु होना चाहिए, तो इसका रिलेटिव प्रोनाउन होगा हु। द थीफ, सॉरी यहाँ मैंने गलत निशान लगा दिया, यहाँ सब्जेक्ट तो ऑलरेडी दिया गया है, सब्जेक्ट दे है और कॉट है इसका वर्ब, तो इसका होना चाहिए whom। द थीफ whom they caught, चोर जिसको उन्होंने पकड़ा, वाई सेंट टू प्रिजन, जेल भेज दिया है, भेज दिया गया है, पास्ट में भेज दिया गया था। अब 59 में देखें, दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो यहाँ ध्यान देना, दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ सिलेक्शन नहीं है, यहाँ दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, यहाँ इसमें इससे अधिकार व्यक्त किया गया है, दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड के डायरेक्टर। वांट्स मीन्स चाहते हैं, द फैसिलिटी ऑफ कार, कार की फैसिलिटी या कार की सुविधा चाहते हैं, एंड एकोमोडेशन फॉर इटसेल्फ देमसेल्फ। अब ये ध्यान रखना है हमें कि सब्जेक्ट हमारा जब प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के लिए इटसेल्फ तो आ नहीं सकता, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा देमसेल्फ, तो आंसर होगा देमसेल्फ। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वांट द फैसिलिटी ऑफ कार एंड एकोमोडेशन फॉर देमसेल्फ। अब क्वेश्चन नंबर 60 में आप देखें, द लीडर्स, लीडर्स कोई भी व्यक्ति होगा जो लिविंग थिंग्स है, और लिविंग थिंग्स सब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए हु का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ हमें रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करना है। द लीडर हु डू नॉट लव दियर कंट्री, लीडर्स नेता, हु मानी जो, डू नॉट लव दियर कंट्री जो अपने देश को प्यार नहीं करते, आर नॉट रेस्पेक्टेड वे सम्माननीय नहीं होते, वे आदरणीय नहीं होते। तो ये ध्यान रखना, प्लूरल नंबर है और सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए हु का प्रयोग किया जाता है, और वो भी लिविंग थिंग्स है। अगर नॉन लिविंग थिंग्स होता तो हम यहाँ भिज का प्रयोग करते। तो गाइस, आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे सभी को इसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो सके। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे नए से नए वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। यदि आप एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो परीक्षा के लिए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसलिए आप एक दो बार अगर इसे देख लेंगे तो प्रोनाउन से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी मैंने आपको इजी प्रोसेस में फिल इन द ब्लैंक्स और चूज द करेक्ट ऑप्शन की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कराया। इसके बाद में प्रोनाउन से रिलेटेड, वर्ब से रिलेटेड एरर डिटेक्शन डालूंगा। उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन में मिस्टेक होती है, और यदि वो तीनों सही हैं तो फिर नो एरर होता है, अर्थात इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। तो एरर डिटेक्शन के बारे में मैं आपको एक वीडियो प्रोनाउन का डालूंगा, एक वर्ब का डालूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वर्ब का
डाल चुका हूँ, जो फिल इन दी ब्लैंक्स इसी टाइप से सिंपल प्रोसेस में दिया गया है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में दिया गया है। और अब ये प्रोनाउन का मैंने आपको डाला है, इसके बाद में एयर डिटेक्शन दोनों की डालूँगा, प्रोनाउन का और वर्ब का। तो गाइज आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।